वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एड्स। ये एड्स जो होता है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, क्लास 12th बायोलॉजी में और चैप्टर नंबर 8 में आता है। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एड्स जो होता है, एड्स का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूएस में 1981 में। तो अगर हम देखेंगे इसका जो एंसेस्टर होता है, मतलब ये ह्यूमन रेस में कैसे आया है, जो अफ्रीकन मंकीज़ होते हैं, कहा गया है जो अफ्रीकन मंकीज़ जो होते हैं उनमें ये HIV वायरस था। वो HIV वायरस जो होता है वो वहीं से ह्यूमन रेस में आ गया है। तो एड्स जो होता है, एड्स जो होता है एक सिंपल डिजीज़ नहीं होता है, ये सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है डिफरेंट डिजीज़ जो होते हैं उनका इकट्ठे ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिजीज़ किसी पर्सन में होता है, तो वो एक सिंड्रोम फॉर्म कर देता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कॉज टू एजेंट जो होता है, ये कॉज हो जाता है। मतलब अगर हम एड्स को हम देखेंगे किस वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस। इसमें दो स्ट्रेन्स होते हैं, ह्यूमन इम्यून वायरस 1 और 2। जो एड्स होती हैं वो ज़्यादा से ह्यूमन इम्यून वायरस फर्स्ट से होता है। तो ये जो ह्यूमन इम्यून वायरस जो होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस। ये जो रेट्रो वायरस जो होता है, अगर हम इसका जीनोम देखेंगे, जीनोम होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या है, इसमें वो है RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है ये एनवलप्ड रहता है, मतलब जो जीनोम होता है उसमें एनवलप बाहर से होता है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर हम इसका ट्रांसमिशन देखेंगे किस तरीके से ये जो वायरस होता है ह्यूमन इम्यून वायरस, ये ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसमिट, मतलब कैसे ये आ जाता है। सबसे पहले आता है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा अगर उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट मनाया जाएगा तो उससे मतलब उससे ये ह्यूमन वायरस एक नॉर्मल मतलब ह्यूमन बॉडी में आ सकता है। दूसरा क्या होता है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब जो नीडल्स एंड सिरिंजेस जो होते हैं अगर वो शेयर करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे भी HIV वायरस जो होता है एक नॉर्मल बॉडी में आ सकता है। मोस्टली केसेस जो होते हैं ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं वो एक ग्रुप में बैठते हैं, सिर्फ एक सिंगल सिरिंज से वो बहुत सारे ड्रग जो होते हैं इंसर्ट कर देते हैं अपने बॉडी में। उससे क्या होता है, अगर एक इन्फेक्टेड होगा तो पूरे ग्रुप जो होता है वो इन्फेक्टेड होगा। दूसरा जो होता है इसका ट्रांसमिशन बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। मतलब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, सपोज़ उस टाइम पे अगर वो ब्लड जो होता है, आजकल तो नहीं होता है लेकिन चांसेस होते हैं, ये जो ब्लड जो होता है अगर वो इन्फेक्टेड होगा HIV इन्फेक्टेड, फिर वो नॉर्मल किसी इंसान को लगाएंगे तो उसमें भी चांसेस होता है HIV वायरस का आना। जो इंडिविजुअल्स हाई रिस्क पे होते हैं वो देखेंगे कौन कौन से इंडिविजुअल्स हाई रिस्क पे होते हैं। इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। दूसरे जो होते हैं ड्रग एडिक्ट्स, मैंने अभी बताया था पहले कि बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स इकट्ठे रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं एक ही सिरिंज से बहुत सारे इकट्ठे वो जो है ना ड्रग इंसर्ट कर देते हैं। एक बंदा होगा तो वो सब में फैलेगा वो, तो ये भी हाई रिस्क पे होते हैं। दूसरे जो होते हैं इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मतलब उनको ज़रूरत पड़ती है बार बार, तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड के थ्रू जो होता है HIV के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं, इंडिविजुअल हु रिक्वायर्स, नेक्स्ट चिल्ड्रन जो होते हैं जो एक HIV इन्फेक्टेड मदर से बॉर्न होते हैं, उन वो भी हाई रिस्क पे होते हैं। इसके बाद हम अगर दिन देखेंगे HIV जो होता है, मतलब एड्स जो होता है HIV वायरस से, मतलब एड्स HIV वायरस से होता है, एड्स डिजीज़ होती है। तो इस डिजीज़ जो होती है एड्स का पता कैसे चलता है, एंजाइम लिक्विड एमिनो एब्जॉर्बेंट एसे जो होती है, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में
ELISA। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हम डिटेक्ट करते हैं इससे, मतलब एड्स को हम डिटेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे डिटेक्ट क्या होता है ELISA से, यहाँ पे हम सिर्फ एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे पता नहीं चलता है वायरस को। वायरस की अगर किसी बॉडी में वायरस आता है तो वो वायरस आने से क्या होता है, उसकी बॉडी में वो उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ये जो ELISA जो होता है एलिजा, यहाँ पे क्या होता है, उस एंटीबॉडी को सिर्फ डिटेक्ट किया जाता है। तो ये ट्रिकी एक डायग्नोस्टिक किट होता है। तो उस चीज़ पे क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उसको प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी अगर पैथोजन आ गया, सपोज HIV आ गया, तो ह्यूमन जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो वो एंटीबॉडीज़ के बेस पे इसको डिटेक्ट करते हैं HIV वायरस को। अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है, फुली इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो होते हैं, जो वायरल रोल को कुछ समय तक कम कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, इतना फुली मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो वो पेशेंट होते हैं वो अल्टीमेटली डेड हो जाते हैं। कुछ प्रिवेंशंस होते हैं इसमें एड्स में, वो हम देखेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम सेफली करेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सिरेंजेस एंड नीडल्स, जो भी नीडल हम यूज़ करेंगे मतलब या सिरेंज, उसको ऐसे ही वो जो डिस्पोजेबल होगा, एक ही सिरेंज से बहुत सारे को नहीं लगाना है। यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स कैन कंट्रोल द एड्स। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, मतलब अगर हम ड्रग एब्यूज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी एक प्रिवेंशन होगा इस एड्स के लिए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, रेगुलर चेकअप फॉर HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन। सपोज कोई पॉपुलेशन ऐसी होगी जहाँ पे मतलब खतरा लगता है, यहाँ पे मतलब जो होता है HIV या एड्स होने के ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे उस पॉपुलेशन को बार बार जो होता है उसको चेकअप करना होता है, उनकी टेस्टिंग करनी होती है, ताकि पता चले कि वो जो वायरस दूसरी जगह पे ना फैले। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को पहले हम देखेंगे, फिर इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ही देखेंगे ये रेट्रोवायरस मतलब HIV वायरस इसी फैमिली में आता है। जब ये हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में आता है, सबसे पहले मैक्रोफेज को अटैक करता है। मैक्रोफेज के बाद क्या करता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, तो ये रेप्लिकेट होता है, फॉर्म करता है DNA। इसमें क्या होता है, ये जो HIV वायरस जो होते हैं इसमें एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो होता है इस वायरल DNA से क्या ये इनकॉर्पोरेट मतलब ये न्यूक्लियस में पहुंचेगा, एक होस्ट के न्यूक्लियस में पहुंचेगा। वहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियर DNA जो होता है उसमें मतलब उसके साथ ये DNA रेप्लिकेशन करेगा, फिर वहाँ पे उस DNA को इन्फेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा, खुद का DNA ये बनाएगा। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली ये इन्फेक्टेड होते हैं, लास्ट में क्या बनते हैं, HIV फैक्ट्री। इसके बाद जो होता है मैक्रोफेजेस के बाद T हेल्पर सेल्स को ये इन्फेक्ट करता है। तो वो जो T हेल्पर सेल्स जब लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो ब्लड में आके दूसरे लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेंगे। लास्ट में जो होता है पेशेंट जो होता है इसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो बनता है इम्यूनोडेफिशिएंट। मतलब ये जो माइकोबैक्टीरिया होगा, वायरस, फंजी, ये सब डिजीज़ का वो एक मतलब सिम्टम, मतलब पूरे डिजीज़ को, पूरे जो पैथोजेन्स उसको अटैक कर देते हैं। तो इस तरह क्यों वो अटैक करते हैं, क्योंकि उसकी पूरी जो है इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनोडेफिशिएंट। तो ये जो चीज़ें जो होती हैं, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो अनेबल होता है इन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ये डायग्राम मैंने बनाया है, अगर हम देखेंगे ये HIV वायरस है या रेट्रोवायरस है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने डॉट डॉट यहाँ पे लगाया ये इसके ये एनवलप है, इसके स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स में इसको प्रोटीन, ये एनवलप जो होता है इसी में प्रोटीन्स होते हैं, लगभग 72 स्पाइक्स होते हैं इसमें। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। तो ये क्या करेगा, ये मैंने बनाया, ये पूरा जो है ना, ये मान लीजिए एक एनिमल सेल है,
मतलब जिस इंसान की मतलब जो ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी मान लीजिए इसको, ये वायरस क्या करेगा, नॉर्मल एंड मतलब उसको इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जो वायरस जो होता है HIV वायरस, ये अपना एनवलप जो है ब्रेक करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इंसर्ट करेगा अपना RNA। तो RNA ब्रेक जब हो जाएगा, ये RNA कहाँ पे, यहाँ पे इस RNA से क्या हो जाएगा, वायरल DNA सिंथेसिस हो जाएगा। क्यों वायरल DNA सिंथेसिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या करता है, ये जो HIV वायरस जो होता है, इसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, DNA से बनता है RNA, ये नॉर्मल प्रोसीजर में होता है। DNA से बनेगा RNA, RNA से बनेगा प्रोटीन। जब DNA से RNA बनेगा तो वो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से जब प्रोटीन बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस। इस वायरस को, बहुत सारे वायरस बनाने के लिए इसकी रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। रेप्लिकेशन में क्या इसका इम्पॉर्टेंट होता है, पहले ही DNA बनाएगा, लेकिन DNA क्या होता है, इसका तो खुद RNA होता है। अब ये होस्ट की मशीनरी से क्या करेगा, अब होस्ट की मशीनरी यूज़ करके अपना DNA बनाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ ये नॉर्मल होता है, इस RNA, इसका जो RNA मतलब जेनेटिक मटेरियल, वो RNA से DNA बनाएगा। जब वो DNA बनेगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उस DNA से क्या बनेगा, RNA बनेगा। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से होता है, ये एंजाइम इसी वायरस के प्रेजेंट। फिर ये क्या हो जाएगा, ये अंदर आएगा, इस ह्यूमन सेल जो होते हैं इसके न्यूक्लियस में आएगा। न्यूक्लियस में हमेशा DNA प्रेजेंट होता है। ह्यूमन जो सेल होती है उसमें DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहाँ पे इस DNA के साथ ये रेप्लिकेट करेगा। जब ये रेप्लिकेट करेगा, ये पूरा जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ से वायरल DNA जो होता है वो वापस निकलेगा इस न्यूक्लियस से। जब ये वायरल DNA जो होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्योंकि एक तो इसके लिए RNA चाहिए जो यहाँ पे इसने बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। दूसरा जो होता है, इसकी प्रोटीन जो होते हैं, ये सिर्फ RNA और प्रोटीन्स का बना। अब इसको प्रोटीन चाहे वो यहाँ पे, ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स किसके साथ अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या करता है, जो बचा इसका प्रोटीन था, वो क्या, ये इसकी सिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगी। इस तरीके से जो ये फुल्ली जो होता है ना, एक नए तरीके से HIV वायरस बन गया, और बहुत सारे HIV वायरस बन गए इस सेल में। ये क्या है, न्यू वायरस फॉर्मेशन हो जाती है, फिर इस सेल से निकल के दूसरे सेल में चले जाते हैं। इस तरीके से ये जो है ना, बहुत सारे सेलों को इन्फेक्ट कर देता है, पूरी बॉडी में ही फिर इन्फेक्शन फैलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्रोफेज उसको ये किल करता है, साथ साथ में क्या करता है, T लिम्फोसाइट्स को भी किल कर देता है। T लिम्फोसाइट्स अगर हम देखेंगे, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है T हेल्पर सेल्स, दूसरा होता है T साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो ये जो पर्टिकुलर जो ये HIV वायरस जो होता है, ये T सेल्स के T हेल्पर सेल्स को ख़त्म कर देता है। अब ये T हेल्पर सेल्स कैसे पता चलेगा ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल होता है प्रेजेंट CD4। जब ब्लड निकालते हैं किसी पेशेंट का, तो वहाँ पे TH सेल्स का कन्फर्मेशन पता नहीं चलता, वहाँ पे पता चलता है CD4 काउंट। जितना CD4 काउंट कम होगा, उतना T सेल्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाए, उतना ज़्यादा वायरस मतलब डैमेज कर चुका होगा एक ह्यूमन बॉडी को। जितना मतलब ये जो CD4 काउंट कम होगा, उतना इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर हम लास्ट में देखेंगे, ये जो इम्यून सिस्टम के TH सेल्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जो एड्स को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। इसमें से है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है कुछ NGOs जो होते हैं, उन्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है इसको प्रिवेंट करने के लिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।